फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री है और इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय 5 को रीड करेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो क्या है फ्रेंड, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। तो यह विद्रोह कहाँ का है? उत्तर भारत के मैदानों का है। और कब का है? तो 1857 का है। ठीक है, 1857 का है। नीतियाँ और लोग। अब देखेंगे नीतियाँ और लोग क्या है। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, जो पिछले अध्याय था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नीतियाँ थी उनके बारे में, और नीतियाँ और जो जनता पर उसका जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़े। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके पहले वाले अध्याय में। आगे देखेंगे कि नवाबों की छिनती सत्ता क्या है। नवाबों की छिनती सत्ता क्या है? 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। और उनका जो राजस्व वसूली के अधिकार है वो इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो जो उसका राजस्व वसूली करने का अधिकार है वो इलाका एक एक करके क्या हो रहा था, छीना जा रहा था। आगे देखेंगे, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या है, उनके जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको राजा मान ले। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। और कंपनी शिष्टता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो अलग अलग शासक अलग अलग तरीके से अपनी मांग को रखे हुए थे कंपनी के पास, लेकिन कंपनी का सैनिक जो है ताकत के नशे में चूर थे और वो उनके निवेदनों को क्या किए, ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी और 1801 में क्या हुआ, अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। तो अवध की जो रियासत है वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। और 1856 में क्या हुआ फ्रेंड, अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया कि जो रियासत का शासन है वह ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, मतलब ब्रिटिश हुकूमत अधिकार जरूरी है। ठीक है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी और कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये कैनिंग का फैसला क्या था कि जो बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को क्या बादशाह नहीं बनाया जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आगे देखेंगे कि किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा, जो बहुत सारे लोग थे वो महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी
ज़मीनें हाथ से क्या हो रही थी, निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। और जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें उन्हें जमीन के रास्ते से जाने से इतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई और क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और सिपाही गांव की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। आगे देखेंगे सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या है। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और 1850 में क्या हुआ फ्रेंड, एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 में क्या हुआ, एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। और इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को क्या था फ्रेंड, यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए किस प्रकार से अफवाहें फैला रहे हैं, खबरें को फैला रहे हैं। आगे देखेंगे कि जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ेंगे। 84 नियमों की सूची, जहां महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में क्या हुआ, उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की जो मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है और उन्होंने क्या है, सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है और राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में क्या हो रहा था, भेज दी गई थी। ये विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास पृष्ठ संख्या 23-24 से लिया गया है।
तो क्या हुआ फ्रेंड, जल्दी टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में से सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेजों ने उन्हें सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण में लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपनी मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। ये मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये विद्रोही सिपाही हैं, अफसरों का जो घर है उसके घर में घुस जाते हैं और इमारतों में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। आगे देखेंगे स्रोत 2 का। संयुक्त इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा और इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी पर लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही सिपाही पहले ही गुस्से में थे और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार पृष्ठ संख्या 162 से 63 से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा भाग आगे बाद में पढ़ेंगे।